तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है और यहाँ पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहे हैं अगर ये 5 चीज आपके केस पर होता है तो चेक बाउंस केस बहुत लंबा चलेगा। प्री ट्रायल स्टेज में आप उसको क्वैश नहीं करवा सकते हो। तो क्या है सारा का सारा मैटर जानेंगे आज के इस वीडियो में और कैसे हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में आम जनता के ऊपर ये जजमेंट इंपैक्ट करेगा, डिटेल में जानेंगे इस चीज को। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर जो 5 चीजों के बारे में बात किया गया है ये आपको चेक करना है आपके केस पर सक्सेसफुली ये जा रहा है कि नहीं। किस तरीके से आपको ये चेक करना है, कौन सा इसका फैक्ट्स है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस लॉ है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि सिर्फ इतना ही सपोर्ट आपका हम लोगों को मिलता है और यही चाहिए। तो प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो केस का नाम है रेणुका वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, SLP नंबर 7829 ऑफ 2023। तो हुआ क्या था, रेणुका जी के पास यहाँ पर एक सेटलमेंट अमाउंट आना था और वही सेटलमेंट अमाउंट के लिए रेणुका जी को एक चेक दिया गया था जिसका नंबर था ये। फिर चेक को बैंक में प्रेजेंट किया गया था लेकिन स्टॉप पेमेंट का डायरेक्शन दिया गया था, बोला गया था कि पेमेंट को रोक दिया जाए और इसी वजह से सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर केस दाखिल हो गया था। तो रेणुका जी यहाँ पर कंप्लेनेंट है। धनराशि थी 50 करोड़ रुपया। रिटर्न मेमो पर यह रिमार्क थी कि स्टॉप पेमेंट यानी पेमेंट को रोकने का ऑर्डर दिया गया था ड्रॉयर के द्वारा। और इसी परिस्थिति में मैटर पहुंच जाता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। एक 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर चेक बाउंस केस फाइल कर दिया जाता है। 6 अप्रैल 2022 को चेक डिसऑनर हो जाता है। अभी इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। चेक तो इशू हो गया, अब इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया कि हम लोग पेमेंट देना स्टॉप कर दिया है और यही मोमेंट पर क्या होता है, चेक बैंक पर जाकर के बाउंस हो जाता है। तो यहीं पर जरा देखिए, चेक बाउंस और स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ये दोनों में क्या कोई अंतर है कि ये दो सेम चीज है? चेक बाउंस और स्टॉपेज ऑफ पेमेंट मैं इतनी बार हाईलाइट कर रही हूं ताकि आपको डिफरेंस, अंतर समझ में आए। तो चेक बाउंस और स्टॉपेज ऑफ पेमेंट, तो चेक दिया गया और उसको स्टॉप करवाया गया। तो यही सवाल आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, क्या इनिशियल स्टेज में ऐसे परिस्थिति में चेक बाउंस केस को हम लोग क्वैश करा सकते हैं? आपको क्या लगता है? और यहीं पर इसी पॉइंट पर रेणुका जी के द्वारा एक लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस इशू किया गया था। इस पर्टिकुलर तारीख पर यह बोला गया था कि आप पैसा को सेटल करो। डिमांड किया गया था मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। इस पर्टिकुलर तारीख पर लीगल नोटिस भेजा गया था और इस तारीख को लीगल नोटिस का रिप्लाई आता है। रिप्लाई पर यह कहा गया था कि हम लोग डिनाई करते हैं, हम लोगों का कोई भी लायबिलिटी नहीं बनता है कोई भी पेमेंट करने का। यानी कि पहले रेणुका जी की तरफ से एक लीगल नोटिस आया, फिर उस नोटिस का जवाब दिया गया, फिर रेणुका जी फिर से एक और नोटिस भेज रहे, फर्दर रिप्लाई भेज रहे कि जो भी पेमेंट करना है जल्दी से करो, नहीं तो हम लोग एक क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर देंगे। अभी देखिए, एक्चुअली रेणुका जी उनके एक्स हस्बैंड को ये लेटर भेज रहे थे और फिर हस्बैंड का कोई फर्दर और जवाब नहीं जाता है, फिर आगे चल करके पेमेंट होता नहीं है और मैटर पहुंच जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। केस फाइल किया गया था 16 जून 2022 को। जब यह केस चल ही रहा था, यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट है? क्या आपके ऊपर सच में इस पैसा को देने का यानी कि चुकाने का लायबिलिटी बनता है? आइन के नजर में क्या ये कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मैटर का संज्ञान ले लेते हैं, प्रोसेस इशू करते हैं ड्रॉयर के खिलाफ यानी कि चेक देने वाले के खिलाफ और यहीं पर आगे मैटर चला जाता है सेशंस कोर्ट के पास। सेशंस कोर्ट का जजमेंट ये आता है, यहाँ पर तो कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट था ही नहीं, चेक इशू करने वाला लायबल था ही नहीं, तो हम लोग मैटर को सेटिसाइड कर देते, खारिज कर देते। सेशंस कोर्ट के द्वारा सेटिसाइड कर दिया जाता है, मैटर को खारिज किया जाता है। अभी देखिए, लीगली एनफोर्सेबल डेट मतलब आपको लीगली रूप में यानी कि कानूनी रूप में आपको किसी को पैसा वापस करना है। अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होता है पैसा लौटाने का, तभी उस अमाउंट को लीगली एनफोर्सेबल डेट कहा जाता है। तो यहाँ पर
क्या इसको लीगली एनफोर्सेबल डेट कहा जाएगा? सेशंस कोर्ट ने कहा नहीं। तो ये कहते हुए खारिज करने का ऑर्डर पास कर देते, सेट कर देते मैटर को। अभी सेशंस कोर्ट सेट कर दिया, फिर ये लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, ये लोग पहुंच गए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। अंडर आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट याचिका फाइल करी गई। इस रिट पिटीशन में चैलेंज किया गया था सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के ऑर्डर के साथ ही समर्थन जता दिया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट दो चीज यहाँ पर किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला यहाँ पर कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं है, यहाँ पर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट हुई है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर चेक बाउंस केस बनने के लिए सेक्शन 138 का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको फुलफिल करना जरूरी है। यहाँ पर लीगली रूप में पैसा चुकाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी चेक देने वाले के ऊपर। तो ऐसा करते हुए सेशंस कोर्ट के साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट समर्थन जता देते हैं, यानी कि सेट असाइड कर दिया चेक बाउंस केस को। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह प्रॉम्प्ट कर दिया कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाओ। यहीं पर मैटर आगे पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल आया कि प्री ट्रायल स्टेज में क्या चेक बाउंस केस को खारिज कर देना सही है? क्या चेक बाउंस केस का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको देखना नहीं पड़ेगा? और सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रिजम्पशन के बारे में बताया जाता है कि चेक दिया गया है मतलब कोई एनफोर्सेबल डेट था, ये मान ही लिया जाता है। इसका रिबटल, इसका क्या होगा? तो अगर इनिशियल स्टेज में ही मैटर को खारिज कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए, तो क्या रिबटल हो पाएगी? कोई एविडेंस कंप्लेनेंट पार्टी ला पाएंगे? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता रहा है ये 5 इंग्रेडिएंट्स। तो कौन से इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात किया जा रहा है? ये रहा वो इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला, लीगली एनफोर्सेबल डेट, यानी कि आपको किसी का पैसा चुकाना है। नंबर 2, टाइम पर चेक को प्रेजेंट किया गया था, वैलिड प्रेजेंटेशन। नंबर 3, बैंक पर जाकर के चेक बाउंस हो गया। नंबर 4, स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस, यानी कि नोटिस भेजना पड़ेगा उसके बाद आपको। और नंबर 5, नोटिस देने के बाद भी आप फेल कर गए हो पैसा चुकाने में, पैसा लौटाने में 15 दिन के अंदर अंदर। क्या ये चीज आपके केस पर भी बन रहा है कि नहीं? इसका अगर जवाब आता है हाँ, तो प्री ट्रायल स्टेज में आपका केस खारिज नहीं होगा। अभी आप चेक कीजिए आपके केस पर ये सारा इंग्रेडिएंट्स मैच हो रहा है कि नहीं। और ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चेक बाउंस केस को अलाउ कर दिया, और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको क्वैश कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, और मैटर को पुनः ट्रायल कोर्ट के पास भेज देते हैं, मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं, ताकि उसका ट्रायल अभी आगे चले। कौन से इंग्रेडिएंट्स होने पर केस का डायरेक्शन कौन से दिशा और कौन से दशा पर चलेगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्लियर हो जाता है। तो चेक बाउंस केस का अभी ट्रायल चलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे लाइक। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।